यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग कल क्या पढ़ना शुरू किए थे? हम लोग एक्सेप्शन पढ़ना शुरू कर लिए थे। एक्सेप्शन हमने दो लिख लिए थे, एक और एक्सेप्शन ऐड कर दो उसमें। एक्सेप्शन एक और ऐड कर दो। पहले मैं बता देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। वी हैव स्टार्टेड अवर टॉपिक विद रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट। रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने सबसे पहले पढ़ी थी दो तरह। पहली बात तो हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस में वी हैव डिस्कस्ड दैट क्या क्या होता है। इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस में वी हैव डिस्कस्ड दैट यस, करें शुरू। हेलो, अच्छा वो, हाँ यस। इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने क्या क्या देखा था? दो तरह, पहली बात तो तीन तरह के स्टेटस होते हैं। कौन कौन से? OR, NOR और NR। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये जो तीन तरह के स्टेटस होते हैं इसके लिए दो तरह की कंडीशन होती है। पहली बेसिक कंडीशन, दूसरी एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन दो तरह की होती है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। बेसिक कंडीशन दो तरह की होती है। बेसिक कंडीशन नंबर 1, बेसिक कंडीशन नंबर 2। एडिशनल कंडीशन भी दो तरह की होती है। एडिशनल कंडीशन नंबर 1, एडिशनल कंडीशन नंबर 2। और हमने ये देखा था कि अगर कोई पर्सन वन बेसिक और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर ले तो उसे क्या बोला जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा। अगर कोई पर्सन ओनली वन बेसिक कंडीशन ही पूरी करता है और एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो उसे क्या बोलेंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑल्टरनेटिवली अगर एक बेसिक कंडीशन वन और नन एडिशनल कंडीशन पूरी करे तो भी क्या बनता है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, नो बेसिक कंडीशन, नॉन रेजिडेंट। यहां तक हमने पढ़ा था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हम लोग आ गए थे एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन नंबर 1 बताया था, तुम एक बार अच्छे से सुन लेना तो तुम्हारा कवर हो जाएगा, कोई वापस वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इन केस कोई इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन है, अगर इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है और ऐसी कंडीशन में वो जब इंडिया छोड़ के जाता है तो पिछले साल में वो 182 दिन रहे तो रेजिडेंट, ना रहे तो नॉन रेजिडेंट, उस कंडीशन में आपको बेसिक कंडीशन नंबर 2 चेक नहीं करनी है। मींस टू से अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो किसका एक्सेप्शन है? बेसिक कंडीशन नंबर 2 का। भाई साहब दो तरह की बेसिक कंडीशन है, 182 वाली और 63 65 वाली। एक्सेप्शन में आपको कौन सी चेक करनी? ओनली वन, दैट इज 182 डेज वाली। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया? कोई क्वेश्चन में लिख रखा है इंडियन सिटीजन, क्या लिख रखा है? और इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, यानी कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें ये लिखा वो इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, यू हैव टू चेक ओनली 182 डेज। अगर क्वेश्चन हो और उसमें लिखा हुआ हो इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया, क्या लिखा वो? अगर कोई इंडियन ओरिजिन इंडिया आ रहा है, हेलो सुनना मेरी बात, कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन इंडिया आ रहा है तो अगेन क्या चेक करना है? 182 वाली कंडीशन। 60 और 365 वाली कंडीशन को चेक नहीं करना है। इन केस 182 डेज वाली कंडीशन पूरी हो गई तो उसको क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट। नहीं हुई तो क्या कहा जाएगा? नॉन रेजिडेंट। बात खत्म। यस सर कि नो सर? यस सर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, एक और लिखें, एक और एक्सेप्शन लिखें। In case any citizen or Indian origin, in case any citizen or Indian origin in case any citizen or origin having total income, having total income,
having total income other than income from foreign sources, income from foreign sources exceeding, क्या लिखा, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अदर देन वर्ड को अंडरलाइन करना, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर the word "60 days" is substituted with 120 days। यानी कि क्या मतलब हुआ वो भी समझ लो। अगर कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, उसकी इनकम अदर देन, वर्ड सुनना अच्छे से, अदर देन फॉरेन सोर्सेज, शब्दों को बहुत गौर से सुनना, फॉरेन सोर्सेज, उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे बेसिक कंडीशन नंबर 1, 182 डेज हो गई तो ठीक, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और फिर हम सेकंड नंबर पे चेक करेंगे बेसिक कंडीशन नंबर 2, प्रीवियस ईयर में 120 दिन एंड 4 इयर्स में 365 डेज। ये एक बात है, यानी कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन जिसकी कौन सी इनकम है, वैसे तो फॉरेन सोर्स से इनकम होगी, उसकी फॉरेन इनकम तो होगी ही, पर फॉरेन सोर्स के अलावा जो इनकम है वो यानी कि इंडिया वाली इनकम हो गई, और वो कितनी है, 15 लाख से ज्यादा। तो 60 दिन मत चेक करो, क्या चेक कर लो, 120 डेज। कम है तो नॉर्मल 182 वाली कंडीशन चेक करनी, 60 वाली कंडीशन चेक करनी। इंडियन सिटीजन के लिए ना आ भी नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है, तो नॉर्मल बात हो गई, आ रहा है जा रहा है तो 60 दिन चेक करना है। बट अगर किसी पर्सन की अदर देन फॉरेन सोर्सेस टोटल इनकम जो है, यानी कि इंडियन इनकम कितनी है, 15 लाख से ज्यादा, इंडियन इनकम कितनी है, 15 लाख से ज्यादा। अभी इसमें एक बात ये ध्यान रखना आप लोग, इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखना कि ये जो अमाउंट है ये 15 लाख है ना, ये 15 लाख है, और ये 15 लाख एक्सीडिंग 15 लाख है, ध्यान रखना, मैंने इक्वल्स टू वर्ड और ऐड कर दिया था। तो अब देखो मेरी बात सुनो, किसकी बात चल रही है, इंडियन सिटीजन और ओरिजिन की। किसकी बात चल रही है, इंडियन सिटीजन और ओरिजिन की। इंडियन सिटीजन और ओरिजिन जिसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से ज्यादा हो, तो 60 की बजाय कितने दिन से चेक करना है हम लोगों को, 120 दिन से। क्या हम इसके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू करें? तो लिखो सबसे पहले एक क्वेश्चन, लिखो सबसे पहले एक क्वेश्चन, यस, लिखें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स इंडियन सिटीजन, एक्स एंड Indian citizen left India for permanently. Ex Indian citizen left India for permanently for business purpose as on 15th of August 2025, 15th of August
2025 calculate his residential status. निकालो। नॉन रेजिडेंट क्यों भैया? अब देखो मेरी बात सुनो, इंडिया से गया कब है? 15 अगस्त को गया है, यानी कि 15 अगस्त तक इंडिया था। अरे भाई क्या कर रहे हो? अगर इंडिया से गया कब है? 15 अगस्त को, यानी कब तक इंडिया था? 15 अगस्त तक वो कहां था? इंडिया था। तो ऐसी कंडीशन में जब वो 15 अगस्त तक ही इंडिया था तो चेक कैसे करना रहेगा? पहले चेक करो कितने दिन इंडिया था। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अप्रैल में कितने दिन इंडिया था? 30 दिन। मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन और अगस्त में 15 दिन। 1 2 3 4 122 और 15 127 137 डेज। तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रीवियस ईयर 25-26 में ही वॉज इन इंडिया फॉर 137 डेज, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सेप्शन का है। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया। और जब कभी इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया का क्वेश्चन होगा तो हमें क्या ध्यान रखना है? पिछले साल में 182 डेज पूरे हो जाए तो रेजिडेंट, पिछले साल में 182 डेज से कम पूरा हुआ है तो नॉन रेजिडेंट। तो आंसर नहीं नहीं नहीं, किस परमानेंटली गया है बस ये ध्यान रखना है। और सिटीजन है लिविंग लिखा हुआ, आगे कुछ देखो ही मत। क्या मतलब कैसे? तो बिजनेस का मतलब एम्प्लॉयमेंट हो गया ना, मतलब उसमें इंटेंशन पूरा इंडिया छोड़ना होना चाहिए। पूरा मतलब इंडिया छोड़ना, शादी करके भी तो जा सकते हैं। हाँ तो फिर बस इंटेंशन जो है ना वो लॉन्ग एक्चुअली इसको जब हम और इन डेप्थ जाते हैं तो ये कि लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया छोड़ के जाए, वापस ना आने के इंटेंशन से इंडिया गया है। बोल सर वो कैसे पता चलेगा? अरे वीजा में लिखा हुआ होता है ना, वहां का वीजा बनाया है आपने। अगर आपने वहां का वीजा ले लिया मतलब आप रहोगे कि जाओगे? जाओगे। अगर कोई व्यक्ति है दुबई का वीजा बन गया उसका 2 साल के लिए, कोई व्यक्ति उसने यूएस का वीजा बना लिया बिजनेस वाला, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई बाहर जा रहा है इंडिया से लंबे समय के लिए जा रहा है तो पिछले साल का स्टेटस ऐसे ही चेक किया जाएगा। तो लिखें एज दिस क्वेश्चन is related to, as this question is related to exception। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये? एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। as this question is related to exception, hence we will check that whether basic condition number 1 that is of 182 days fulfilled or not. If stay in previous year is less than or equals to less than 182 days, और इस क्वेश्चन में कितना है? 137 डेज ओनली, hence he is treated as non resident। यस सर कि नो सर? बोलो हाँ या ना। चलो करो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? यस आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्स इंडियन origin
comes to visit in India as follows. कौन आया है? X. किसके लिए आया है? इंडिया विजिट के लिए. As follows. 2022, 23, 24 full years. Full year. 2024, 25 0 days. 2025, 26 181 days. बताएं रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? सर नॉन रेसिडेंट. सर वाई नॉन रेसिडेंट? बिकॉज स्टे पिछले साल में 182 दिन से कम है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन है. विजिट के लिए इंडिया आया था 2022, 23, 24 पूरा इंडिया था, लेकिन 2024-25 में 0 दिन के लिए था, 2025-26 में 181 डेज के लिए था. 181 डेज के लिए था, मतलब प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन से कम था, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट. तो इसका आंसर मैं पूरा नहीं लिख रहा, ऊपर अपन ने पूरा लिखा है. आंसर इज नॉन रेसिडेंट. आंसर इज नॉन रेसिडेंट. यस सर कि नो सर? चलिए ये हो गया कंप्लीट, हाँ या ना? ओके. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ओके. एक और क्वेश्चन लिखिए. ये है 185 डेज. अब बताओ अब कौन सा रेजिडेंट होगा? ऑर्डिनरी कि नॉट ऑर्डिनरी? देखना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा. बेसिक तो चेक कर ही रहे हैं, एडिशनल भी चेक करनी पड़ेगी. मतलब ऐसा नहीं है कि इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन का स्टेटस आप रेजिडेंट बोल के खत्म कर दो. लिखो आंसर इसका, फटाफट से इसका आंसर लिखो, फटाफट से इसका आंसर लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी. फटाफट से देखो. यस, फटाफट से बता दीजिए. हो जाए तो बताना. हो गया? चलो मैं भी बता देता हूं इसका आंसर कैसे करना है. सबसे पहले दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एक्सेप्शन नो इश्यू. एक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो भी सेम ही आंसर होता है, एक्सेप्शन का है तो भी सेम ही आंसर है. पिछले साल कितने दिन रह गया? ये 182 दिन. प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा रहना था, डन, रह गया. ठीक है, तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज फुलफिल्ड. देन चेक एडिशनल कंडीशन. तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 क्या है? 7 ईयर्स में आपको कितने टाइम रहना है? 730 दिन. तो ये 2022-23, 23-24 दोनों में 365 और 365 रहा है, मतलब 730 दिन रह गया है. तो 365 प्लस 365 कितना हो गया? 730 ही हुआ है. यस और नो? बोलो. 730 डेज डन. कौन सा वाला? 24 लीप ईयर था इसलिए 1 डेज एक्स्ट्रा रहा है. बिल्कुल सही बात है आपकी, बिकॉज 24 वॉज लीप ईयर,
तो यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा इसको, तो वैसे देखा जाए तो कितने दिन रहा ये 730 डेज, यानी कि एडिशनल कंडीशन नंबर 1 इज ऑल्सो फुलफिल्ड। अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशन नंबर 2 की। क्या बोल रहा है ये, 10 साल में, कितने साल में, 10 साल में, कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए क्या बनना है इसको, रेसिडेंट बनना है। ठीक है, तो बिल्कुल बन गया। जब ये पूरे साल रह गया और ये भी पूरे साल रह गया तो ये दोनों साल क्या बन गया, रेसिडेंट। तो 10 इयर्स में 2 इयर्स के लिए ही इज रेसिडेंट, 10 इयर्स में 2 इयर्स के लिए ही इज रेसिडेंट। यहां तक भी कोई दिक्कत कि नो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एज ही फुलफिल one basic and both additional condition, he will be treated as OR। क्या माना जाएगा इसको, OR माना जाएगा। तो with this we have done and concluded with our next topic, that is residential status of individual। क्या कंप्लीट कर दिया हमने, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीट किया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 1 स्टेप अहेड। बढ़े आगे, हेलो, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक कौन सा हो जाएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। तो कोई बात शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जनता जवाब दे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HUF। सबसे पहले हाँ, एक फैमिली ही HUF है। कोई बिजनेस कर रही है फैमिली, किसके लिए अर्निंग किसके लिए कर रही है, कौन सी फैमिली, हिंदू। इसमें क्या क्या कवर होता है, मुस्लिम कवर होता है। क्यों सर, ये भेदभाव क्यों, भारत देश में रहना होगा, सबके बारे में सोचना होगा, ऐसा भेदभाव क्यों। क्योंकि देयर इज 2 डिफरेंट पर्सनल एक्ट। हिंदूज के लिए हिंदूज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स एक्ट है। तो जो हिंदूज एक्ट है वो जिन जिन पर एप्लीकेबल होता है उन पर HUF वाली सिस्टम एप्लीकेबल होगी। जिन पे हिंदू एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता उन पे ये वाली चीज भी एप्लीकेबल नहीं होगी। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन। भाई साहब, हिंदू एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, नो सॉरी, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इन सब पे एप्लीकेबल होता है। तो अगर हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख की बात करें तो उन सब पे HUF कवर होता है। सर ये HUF का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये आया हिंदूज लॉ से। अब हिंदूज लॉ के बारे में अगर आप अच्छे से सुनोगे तो आपको जान के खुशी होगी कि जो हिंदूज लॉ है इसमें बेसिकली दो तरह के एक्ट बन रखे हैं। एक तो हिंदू मैरिज एक्ट और दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट, है ना। आपको पता होगा हम लोग शादी में फेरे लेते हैं, है ना। फेरे होते हैं शादी में, कितने होते हैं, 7 फेरे होते हैं। ऐसा तुम्हें लगता है, फेरे 4 ही होते हैं, है ना। कभी किसी की शादी में खुली आंखों से जग के देखना, है ना, 4 फेरे के बाद शादी हो जाती है ना। मतलब 4 फेरे शादी कंप्लीट। तो 7 फेरे कहाँ से आ गए, 7 फेरे सप्तपदी और 4 फेरे चतुष्पदी। हमारे यहाँ पर जो संस्कार होता है नॉर्थ इंडिया में और इंडिया के इस वाले पार्ट में, वो होता है चतुष्पदी का। 2 तरह के रीति रिवाज होते हैं, दया भागा और मिताक्षरा, है ना। तो मिताक्षरा कहता है 4 फेरे चतुष्पदी, दया भागा कहता है नो 7 फेरे सप्तपदी। अब इसमें भी क्या है, कुछ पार्ट ऑफ उड़ीसा और कुछ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में अभी कौन सा चल रहा है, दया भागा स्कूल ऑफ लॉ चलता है, यहाँ पर चलता है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। दूसरी बात, आपने अपने घर पे जन्म लिया है, ठीक है, आपके दादाजी की जो प्रॉपर्टी है या पर दादाजी की जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिली, दादा को। परदादा है या गए, है ना। दादा की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, पापा को। दादा है या गए, किसी के हैं किसी के गए। अब वो पापा की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक बार तुम गए अपना प्रपोजल लेके, पापा एक लड़की या लड़का जैसा भी है पसंद आ गया है ना, मुझे उसके साथ शादी करनी है ना। पापा बोला अच्छा,
हाथों हाथ एकदम ऐसे हाथ किया और फटीड करती एक थप्पड़ मारी यहाँ पे और आप गिरे और आपको उठा के और घर से बाहर फेंक दिया, है ना। वो जिस घर से बाहर फेंका है वो घर किसका है? परदादा का। खरीद के कौन गया था? परदादा। ये जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ है ये राइट देता है लड़के को भी और लड़की को भी, है ना। ये बातें करना मत, हाथ दो थप्पड़े ज्यादा खाओगे दो थप्पड़े ज्यादा खाओगे, अपने ऐसी बातें करनी नहीं है। मैं तो जस्ट लॉ बता रहा हूँ और वो पता चले कि वाला जो क्लास है वो कोई स्टूडेंट घर वालों के सामने सुन रहा है हाथों हाथ तो बोलेंगे अनसब्सक्राइब करो इसको कोर्स खरीदा हुआ है पहले, है ना, रिफंड मांगो। नो नो, दिस इज लॉ। क्या लॉ बोलता है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी में जिस पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है वो नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। अब उनकी प्रॉपर्टी में आपका राइट बाय बर्थ आ चुका है, मतलब यू आर दी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। पूछने की जरूरत, अब कोई जरूरत ही नहीं, आप पूछो नहीं पूछो, अब आपका राइट उसमें ऑलरेडी आ चुका है। मुद्दा समझ में आया? मीन्स टू से, अगर कौन लोग हैं आपके, कौन लोग हैं आपके जो दादा परदादा वगैरह एंसेस्टर्स, उनकी प्रॉपर्टी में आपका राइट है। हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी किसने खरीदी है? तो आपके पापा ने खरीदी है, उसमें से वो आपको बाहर निकाल सकते हैं। कोई घर वगैरह, क्योंकि वो उनकी खुद की है, उनकी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन वो पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर है उसमें से वो आपको बाहर नहीं निकाल सकते, उसमें आपको बाय डिफॉल्ट राइट है। तो गई, हाँ, ये अब हिसाब लगा रहा है क्या कि पापा ने कोई प्रॉपर्टी है, वो दादा परदादा की थी, वो बेच दी, वो बेच के पैसे आ गए, अब वो पापा जाने और पापा की प्रॉपर्टी जाने, उससे जो प्रॉपर्टी पापा ने खरीदी हो पापा की पर्सनल मानी जाएगी, उससे तो थप्पड़े मार के बाहर निकाल सकते हैं। तो कोई माहौल हो तो चेंज कर देना भैया, है ना तो कहने का मतलब समझ में आया? ये सब बातें दयाभागा स्कूल ऑफ, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में लिखी हुई है। जब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वन बाय वन इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके एचयूएफ वाले चैप्टर में कंप्लीट भी होंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एचयूएफ का खुद का बिजनेस करने का एक तरीका होता है। जैसे सपोज एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उसकी हस्बैंड है और दूसरा कौन है? वाइफ। ये हस्बैंड वाइफ मिलके कुछ बच्चे हो गए, ये बच्चे हैं, इन बच्चों की भी शादियां हो गई, एक एक पत्नी इनकी भी आ गई, इनके भी कोई बच्चे हो गए, है ना। तो ये हो गए बच्चे, ये मम्मी पापा, ये दादा दादी, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? एचयूएफ। क्या बनाएंगे? एचयूएफ। अगर ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात, इनका पैन कार्ड अलग से होएगा, है ना। एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन अलग से करवाने की जरूरत नहीं होती है, इसका पैन कार्ड ही इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये मिलके जो बिजनेस कर रहे हैं वो कौन सा बिजनेस माना जाएगा? एचयूएफ का बिजनेस। जो एचयूएफ मिल के बिजनेस कर रही है वो कौन सा बिजनेस माना जाएगा? एचयूएफ का बिजनेस। पहली बात। दूसरी बात, एचयूएफ ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, किसने स्टार्ट किया? एचयूएफ ने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसके ओनर भी कौन होगी? है ना, एचयूएफ, मतलब एचयूएफ ही होगी। अब उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है, जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है दादाजी, इसको हम किस नाम से जानेंगे? कर्ता के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? कर्ता। कर्ता इज द सुप्रीम ऑफ द फैमिली, कर्ता इज द ओनर ऑफ फैमिली, ठीक है। अब मान लीजिए ये दो लोग हैं, है ना, आपके, ये आप हो, ये आपके पापा हैं, चाचा है, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, ठीक है। ये जो चाचा जी हैं इन्होंने अलग से अपनी एक नई शॉप लगा ली, चाचा गए, है ना, ये चाचा जी और ये चाची जी, इन्होंने अपनी नई एचयूएफ बना ली, चाचाज एचयूएफ। माय क्वेश्चन इज, ये एचयूएफ रहेगी कि खत्म हो जाएगी? ये तो एचयूएफ रहेगी, खत्म क्यों हो जाएगी? हम हैं, पापा मम्मी हैं, दादा दादी है, जब तक पूरा प्योर पार्टीशन नहीं हो जाता तब तक एचयूएफ अलग अलग नहीं होती है। मुद्दा समझ में आया? एचयूएफ क्या होती है समझ में आया? पर हमें तो क्या, किस तरह से पढ़ना है? एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस। एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो इनकम एचयूएफ ने खुद ने अर्न करी है, किसने अर्न करी है? उसकी ओनर एचयूएफ खुद है। जो इनकम किसने अर्न करी है? एचयूएफ ने खुद ने। उसके ओनर कौन है? एचयूएफ। उसके ऊपर टैक्स भी किसको देना है? एचयूएफ को। एनी इनकम अर्नड बाय विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एचयूएफ ओनली। अगर मान लीजिए हमारे पापा और चाचा एचयूएफ वाला भी काम कर रहे हैं
और पापा की और चाचा की दूसरी जगह जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, तो उससे होने वाली इनकम पापा की और चाचा की पर्सनल होगी। लेकिन जो हमारे एचयूएफ की शॉप है, एचयूएफ की जो शॉप है उसमें जो मिलके काम कर रहे हैं उससे जो इनकम हो रही है वो किसकी मानी जाएगी? एचयूएफ की। यानी कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर काम किया है तो किसकी इनकम होगी? इंडिविजुअल। लेकिन ओवरऑल अगर काम किया है तो वो किसकी इनकम होगी? अब ये सब इनकम होगी वगैरह वगैरह ये सब बातें तो सीख ली, लेकिन अच्छी बात ये है कि हमें सीखना है इसका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हेडिंग लगाएं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। तो जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ है अगेन 3 तरह का होगा, या तो कौन सी होगी? ओआर, या कौन सी होगी? एनओआर, या कौन सी होगी? एनआर। तो 3 तरह का स्टेटस हो गया, ओआर, एनओआर और एनआर। कितने तरह का स्टेटस हो गया? 3 तरह का, ओआर, एनओआर एंड एनआर। और इस 3 तरह के स्टेटस को समझने के लिए पहले तो जैसे बेसिक और एडिशनल कंडीशन होती थी ना, इसमें क्या है वो समझना। इफ बिजनेस एंड कंट्रोल ऑफ एचयूएफ, है ना, बिजनेस एंड कंट्रोल ऑफ एचयूएफ इज विद इन इंडिया। पहला क्या बोला? विद इन इंडिया। तो देन HUF will be resident outside India, then non-resident or partly in India। ये वाला है फुल्ली होली इन इंडिया, है ना। फर्स्ट वाला लिखना होली इन इंडिया, पूरी तरह से इन इंडिया हो, होली इन, होली विद इन इंडिया, होली आउटसाइड इंडिया, पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया। तो क्या मानी जाएगी? अगेन रेसिडेंट। भाई साहब ये तो आपने अभी तक रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की बात करी है। किसकी बात करी है? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की। इससे आगे की बात तो करो। अभी तक हमने किसकी बात करी? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की, ठीक है। इससे आगे की बात क्या है वो भी सुन लो। रेसिडेंट बनने के बाद, हेलो, अभी तक सिर्फ क्या बना है? अब एक बार होल्ड करना, रेसिडेंट बन गया, ओके। रेसिडेंट बनने के बाद ये देखना होगा, ये देखना, अरे सुन रहे हो मेरी बात को? रेसिडेंट बनने के बाद ये देखना होगा कि कर्ता का स्टे कितना है। अगर कर्ता पिछले 10 सालों में 2 साल के लिए रेजिडेंट था और 7 सालों में 730 दिन के लिए इंडिया था, तो HUF OR मीन्स टू से, अगर HUF का कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करे, क्या बोल रहा हूं मैं? HUF का कर्ता दोनों, तो HUF क्या बन जाएगी? OR, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर दोनों में से एक एडिशनल कंडीशन पूरी करे तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट तो कैसे बन रही है वो हमने यहां पे देख लिया। तो लिखना शुरू करें, रेजिडेंट, बिजनेस, ये वाला इनकॉर्पोरेटेड की बात नहीं है, बिजनेस एंड कंट्रोल की बात कर रही है। बहुत सारे सिख जो है उनकी पूरी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई है, वहां पे उनकी गायें हैं, वहां पे उनके दूध का और दही का और मक्खन का और क्रीम का बिजनेस है। हाँ, वो HUF है। कुछ लोग इधर है तो HUF तो इंडिया की है ना। वो लोग, उनका सबका स्टेटस मैं कह रहा हूँ नॉन रेजिडेंट है। चलो, सबका स्टेटस क्या है? नॉन रेजिडेंट। लेकिन HUF तो कहाँ रजिस्टर्ड है? इंडिया में। ऐसी कंडीशन में उनका अगर बिजनेस कंट्रोल्ड बाय कनाडा है तो HUF नॉन रेजिडेंट होगी। अब वही लोग का कुछ पार्ट ऑफ बिजनेस इंडिया में है, कुछ पार्ट ऑफ बिजनेस कनाडा में है। जैसे 2 किराने की दुकानें हैं जालंधर में, 2 भाई जो इंडिया में ही है, किराने की दुकान चलाता है, ग्रोसरी शॉप चलाता है। एक भाई है वो कनाडा में है, दादाजी इधर ही रहते हैं, ठीक है। दादाजी जो इंडिया रहते हैं, एक ब्रदर कहाँ रहता है? कनाडा।
और वो भी बिजनेस जो कर रहा है वो पूरा पैसा धंधे में ला रहा है, घर पे ला रहा है, दादा को लाके दे रहा है, ठीक है। और दो भाई जो ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं वो भी दादा को पैसे दे रहे हैं, दादा पूरा घर चला रहे हैं, एक संयुक्त परिवार, एक जॉइंट फैमिली है अभी, ठीक है। और कुछ गायें इंडिया में भी है, जर्सी गायें मंगा रखी है न्यूयॉर्क वगैरह से, है ना, जर्सी गायें, वो इंडिया में भी धंधा कर रहे हैं। तो कुछ धंधा कहाँ है, कुछ धंधा कहाँ है, पार्टली इन, पार्टली आउटसाइड इंडिया, तो क्या हो गई, रेजिडेंट, ठीक है। चलो, अगर सपोज करो आपने एक कोई भी तरह का कोई इंडियन सलवार सूट का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आप, आपकी सिस्टर, आपके मम्मी पापा सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और पता चला कि आपको ज़्यादातर ऑर्डर यूके से मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपकी सिस्टर ने बोला कि यार एक स्टोर यूके में लगा देते, ज़्यादातर ऑर्डर वहाँ से मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे बनवा रहे हो, करवा रहे हो, सिलवा रहे हो, पैक करवा रहे हो, सब करवा के यूके में अपनी सिस्टर को भेज रहे हो, और यूके में सेलिंग वो कर रही है, पूरा धंधा एक ही परिवार के अंदर हो रहा है, एक ही एचयूएफ के अंदर हो रहा है। एचयूएफ इज कंट्रोल्ड बाय पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट। अब देखना पड़ेगा कि आपके घर के सीनियर मोस्ट पर्सन कौन, पापा। पापा का स्टेटस क्या है, पापा दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करेंगे, पापा दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करेंगे तो एचयूएफ ओआर बन जाएगी, और पापा एक या एक भी एडिशनल कंडीशन पूरी ना करे तो एचयूएफ एनओआर बन जाएगी, है ना। तो लिखें इफ कर्ता फुलफिल्स, क्या, इफ कर्ता फुलफिल्स both additional conditions, then HUF is, if karta fulfills both additional conditions, then HUF is OR. If karta does not fulfill, if karta fulfill one or none additional condition, if karta fulfill one or none additional condition, then ध्यान रखना हम बात किसकी कर रहे हैं, HUF की, HUF will be NOR, नोट कर लो। With this residential status of HUF is completed। छोटा सा ही है, अब सारे छोटे छोटे ही हैं, एक एक दो दो मतलब 15-15 20-20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। नोट कर लो एक बार, नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉर्म, कंपनी एंड सब एक साथ। तो अगले लेक्चर में हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस सारों के ही पूरे हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक लेक्चर इनकम का, हो सकता है कल ही इनकम शुरू हो जाए, है ना, क्योंकि अब बाकी वाले सारे 5-5 मिनट के हैं, 10-10 मिनट के हैं, तो एक ही बार में सब खत्म हो जाएंगे, और 2 ही पढ़ाने, बाकी सब सेम है, मतलब कि, है ना। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल अदर, सिर्फ कंपनी का ही पढ़ाना है बेसिकली आप लोगों को, वो हो गया। फिर हम सीधा इनकम में स्टार्ट कर लेंगे, और इनकम स्टार्ट कर ली तो सीधे क्वेश्चन आंसर में पहुंच जाएंगे, लाइक दिस, है ना। तो अब हम लोग इसके चैप्टर कंप्लीशन स्टेज पे पहुंच जाएंगे अगले 2 लेक्चर के, है ना। थैंक यू सो मच।